ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पीटीआई ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक और जलसों का फैसला कर लिया है और हुकूमत को वार्निंग दी गई है अली अमीन गंडापुर की जानिब से एक मरतबा फिर के बानी पीटीआई की कोई शिकायत आई तो पूरा मुल्क बंद कर देंगे। दूसरी तरफ पीटीआई जो है वो बुशरा बीबी की रिहाई के बाद हम देख रहे हैं कि बड़ी पुरुमीद नज़र आ रही है। कल एक इंटरव्यू में लतीफ़ खोसा साहब ने, सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने बड़े कॉन्फिडेंटली ये कहा कि तहरीक इंसाफ के बानी नवंबर में रिहा हो जाएंगे और ये सब तनाजुर जो है वो अमेरिका में इलेक्शन से के तहत जो है ये बात की गई और उन्होंने कहा कि उनका स्विंग किस तरह यू टर्न मारती है ये इस्टेब्लिशमेंट और ये हुकूमत, ये देखना होगा कि जब आप ये देखेंगे कि ये हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट फिर इमरान खान के पीछे पीछे फिरेंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद वो ये कह रहे हैं कि खान साहब रिहा हो जाएंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं फिरदौस शमीम नकवी साहब। फिरदौस शमीम नकवी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फिरदौस शमीम नकवी साहब, बड़े पुरुमीद नज़र आ रहे हैं आप। पूरी पीटीआई में एक उम्मीद का समा बांध दिया है इस खबर ने कि इमरान खान जो है वो नवंबर में रिहा होने जा रहे हैं और आप ये सब कुछ जो है वो अमेरिका में इलेक्शन यानी डोनाल्ड ट्रंप के आने से इसको जोड़ रहे हैं। तो किस हद तक आप ये समझते हैं कि ये दुरुस्त इकदाम होगा? जी, मेरे ख्याल से ये लतीफ़ खोसा साहब का अपना ज़ाती है। हमारी पार्टी के अंदर पार्टी के लिहाज से ऐसी कोई सूरत हाल हमें फ़िलहाल नज़र नहीं आती, इसीलिए हमने जद्दोजहद का प्रोग्राम बनाया है। अच्छा। कि हमने कहा है कि हमें अपनी जद्दोजहद हर महाज पे जारी रखनी है। ये सातवां बहरी बेड़ा जो है वो कभी नहीं आता। मुल्क पाकिस्तान के लोगों को हम ये शऊर देना चाहते हैं, जो कुछ करना है अपने जोरे बाजू पे करो। अगर ये सोचते रहोगे कि सातवां बहरी बेड़ा आएगा तो बांग्लादेश बन जाएगा, पाकिस्तान 2 लाख हो जाएगा। तो आपको हमें पाकिस्तान के अवाम से उम्मीद है। उन्होंने हमें 8 फरवरी को वोट दिया और वो इस जुल्म के खिलाफ जो ये निज़ाम, हाइब्रिड निज़ाम ने इस मुल्क में मरवज कर दिया है, उसके खिलाफ लोग उठेंगे और हम उनको शऊर देते रहेंगे और हम एहतजाज करते रहेंगे। चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम पास करें जिससे उन्होंने अदलिया का सतून के 2 टुकड़े कर दिए हैं और एक लूली लंगड़ी अदलिया इस वक्त पाकिस्तान के लिए पेश कर रहे हैं, जो मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा बड़ा जुल्म हो नहीं सकता था। और उसको अब वो फर्दर एग्रीवेट करना चाहते हैं इससे कि ये तजर्बाकार टीम कई दफ़ा बहुत सारे अहमकाना काम करती आई है। उन्होंने टेक ओवर किया था तो कह रहे थे कि हम इन्फ्लेशन को कम कर देंगे, 40% पर पहुंचा दी। उन्होंने कहा हम डॉलर को अंडर 200 ले आएंगे तो 300 से ऊपर पहुंचा दी। इसहाक डार साहब ने जो कुछ अपना जादू दिखाना था वो जादू के बजाय जो इस मुल्क के लोग उनसे कह रहे थे पनाह दो हमें इसहाक डार से, और उनको फाइनेंस मिनिस्ट्री छोड़नी पड़ी। अच्छा नकवी साहब, ये जो इस वक्त उम्मीद नज़र आ रही है पीटीआई के अंदर, अगरचे कि आपने तो ये कह दिया कि लतीफ़ खोसा साहब का ये अपनी एक सोच होगी, अपना एक नज़रिया होगा, लेकिन एक सेक्ट है पीटीआई के अंदर जो ये सोच रखता है कि और पीटीआई का ये नज़रिया रहा है, इमरान खान का ये नज़रिया रहा है कि अमेरिका की मुदाखलत और दबाव के तहत उनकी हुकूमत गिराई गई और अमेरिका की मुदाखलत से पाकिस्तान में इस किस्म के फैसले किए जाते हैं, दबाव के तहत हुकूमतें गिराई जाती हैं। और कहीं ना कहीं ये फिर एक उम्मीद भी देखी जा रही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर इस लिहाज से जो है वो उनको रिलीफ मिलेगा। तो ये जो सोच है ये पीटीआई के अंदर भी मौजूद है? मेरे ख्याल से नहीं है। पूरे पाकिस्तान को पता है कि लोग कहते हैं कि वो पार्टी जीतती है जिसके साथ अमेरिका और आर्मी होती है, जबकि इस वक्त पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये दोनों एक ही चीज़ है। इस वक्त पीटीआई का झगड़ा जो है वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ है जो ये हाइब्रिड रजीम को सपोर्ट कर रही है। जिस दिन अमेरिका ये फैसला कर ले कि उन्होंने पाकिस्तानी अफवाज के से पीछे हटना है, वो मसला दूसरा है। ये ऐसी ही सूरत हाल है कि चाहे रिपब्लिकन्स आएँ चाहे डेमोक्रेट्स आएँ, इसराइल के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसराइल का साथ उन्होंने देना ही देना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो इस वक्त
अमेरिका हमेशा जो रिश्ता उन्हीं ने हमारे जर्नलों से जोड़ के रखा हुआ है, वो ख़त्म करने को कभी भी तैयार नहीं हुआ, किसी दौर में नहीं हुआ। तो मैं इस लिहाज से बड़े खुले अल्फाज में आपसे कह रहा हूँ कि मैं लोगों को ये जो ट्रक की लाल बत्ती नवंबर तक दिखाई जा रही है कि नवंबर में नहीं होगा तो फिर निकलेंगे, मैं समझता हूँ कि नहीं, ये सोच नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी तैयारी बदस्तूर करते रहना चाहिए। और अभी हमारी जितनी हमने जो कुछ आराम से पुरअमन तरीके से करते आ रहे थे 8 फरवरी के नतीजे के बावजूद, जो कुछ खिलवाड़ हुआ है कि ट्राइब्यूनल्स नहीं बने, इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी से उम्मीद है वो सुप्रीम कोर्ट माइनस काजी फाइज ईसा से। और जब तक ये सुप्रीम कोर्ट माइनस काजी फाइज ईसा को हम ट्राई नहीं कर लेंगे और नज़र नहीं आएगा कि वो इंसाफ करने को देने को तैयार है या वो भी वही काम करेंगे जो प्रेशर में आके किया गया नकवी साहब, कहीं ना कहीं आप ये देखें कि आपकी पार्टी जो है वो किसी भी एक जज को हमारे सामने ये रहा है कि इस तरह के बयानात देकर खासे एक मुतनाज़ा सी सिचुएशन पैदा कर दी जाती है, जिस तरह जस्टिस मंसूर अली शाह के मामले पर भी हुआ। आपने जिस तरह से उनके बारे में या उनके फैसलों के बारे में जिस तरह से आपने बात की, तो इस तरह एक सियासी पार्टी अगर एक जज को कंट्रोवर्शियल कर दे, इसी तरह अगर आप जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में बात करें तो उनको भी कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की अगर फेवर करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी उनको कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं। तो इस तरह से आप क्या ये नहीं समझते कि ये दुरुस्त बात नहीं है? इस तरह से तो जजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। मतलब दोनों साइड्स की अगर आप बात कर लें, फिर भी आप कह लें कि अगर एक जज जो है वो आप समझते हैं कि वो कोई हुकूमत की साइड ले रहा है या हुकूमत के हक़ में कुछ फैसले कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो अगर आपके हक़ में भी फैसले आ रहे हैं तो आपके बयानात की वजह से एक जो जज दूसरे जज हैं वो भी कंट्रोवर्शियल हो रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये मुनासिब बात नहीं है? उज़्मा, आपने जो कहा वो दुरुस्त कह रही हैं, लेकिन हम तो इस बुनियाद पे कर ही नहीं रहे। हम तो किसी जज की साइड नहीं ले रहे। लेकिन हम अगर ये कहते हैं कि ये जज जो है हमारे खिलाफ बाइस रखता है और वो हमारे केसेस ना सुने, ये मेरा इंसाफ के तकादे ये हैं कि अगर मैं ये बात कह दूं तो उस जज को हट जाना चाहिए बेंच से। अगर आमिर फारूक साहब और काजी फाइज ईसा साहब ने इस बात पर अमल नहीं किया तो जुल्म उन्हीं ने किया इंसाफ के साथ। हमने कभी किसी जजेस के लिए बाकी के लिए नहीं कहा, लेकिन इन दो जजेस के लिए कह रहे हैं, कहते रहे और पहली दफ़ा नहीं कहा, कई बार कहा। उसके बावजूद जो दुनिया भर की अदलिया में असूल है उसको उन्हीं ने रोल दिया। जब ऐसा काम होगा तो फिर ऐसे जजेस के नाम लेने पड़ेंगे। अगर कोई आदमी, एक आम शख्स लानत कह दे और उस बेचारे का अभी तक अता पता नहीं चलता, पता चले और लानत डोनट जो है वो आम हो जाए, तो वो काजी फाइज ईसा को लिए फिर जो कुछ कहा जाए वो कम है। और जो कुछ उनके लिए कहा गया है वो खुद उन्हीं के सुप्रीम कोर्ट के एक जज मंसूर अली शाह साहब के 2 खतूत देख लीजिए। आप देख लिए 6 जजेस ने उनके फेयरवेल लंच पे जाने से इनकार कर दिया। अगले दिन वही सारे जजेस याहिया अफरीदी साहब की ओथ टेकिंग में शरीक हुए। तो ये दिखाता है कि ये जो ऑब्जेक्शन तहरीक इंसाफ कह रही है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ नहीं कर रही, सिर्फ उनके साथ उनके ब्रदर जजेस को भी उनके किरदार पे इतराज था। हम मुतनाज़े नहीं बना रहे, उन्हीं ने अपने ओहदे को खुद मुतनाज़े बनाया। ठीक, बंदियाल साहब से पिछली हुकूमत को शिकायतें थी, तो ये शिकायतें तो चलती रहती हैं मेरा ख्याल है सियासी पार्टियों की। नहीं जी, बिल्कुल ये है, इसको डोंट ब्रश इट अंडर द कार्पेट, दिस इज फार टू सीरियस अ मैटर, दिस इज फार टू। देखिए इस वक्त पूरी जुडिशरी जो है वो पॉलिटिसाइज कर दी गई है। एक प्रिंसिपल चल रहा था 26वीं तरमीम से पहले। नकवी साहब, सिर्फ इस वक्त ये तो हम गुज़श्ता मेरा ख्याल है 2018, 2016-17 के बाद से देख रहे हैं कंटिन्यूस। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगी जी। इससे पहले ये 26वीं तरमीम से पहले एक प्रिंसिपल तय था कि द सीनियर मोस्ट जज विल सक्सीड एंड ही विल रिटायर एट द एज ऑफ 65। ठीक है, अब इन्हीं ने क्या किया, सीनियर मोस्ट का प्रिंसिपल खत्म कर दिया और अब आपने वो जो कमेटी बनाई है
उसके अंदर हुकूमती पार्टी की अक्सरियत है, और उस अक्सरियत के बुनियाद पे तो वही हुकूमती पार्टी जो है अब वो सियासत की बुनियाद पे जजों को अपॉइंट करेगी। ठीक है। उनको पता था कि शायद मुनीब साहब और मंसूर अली शाह आर टू इंडिपेंडेंट, लेकिन उनको शायद एक और अननोन थे, याहिया अफरीदी साहब, दे स्टिल थॉट इट बेटर टू बेट ऑन हिम। लेकिन उनसे जो गलती हो गई है, उनकी ख्वाहिश पूरे, हमें तो पीटीआई में पता है कि अगर उनकी ख्वाहिश है किसी को कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जज बनाने में, वो जस्टिस अमीनुद्दीन साहब, जिनके फैसले वो हैं कि उनसे इंतजार नहीं हो रहा था कि मेजॉरिटी बेंच का फैसला आ जाए तो उसके साथ वो अपना फैसला लिखें, और जो फैसला जितना आला और शानदार फैसला लिखा है उन्होंने रिजर्व सीट में, वो दुनिया की तारीख में फैसलों के लिहाज से उसके जब कोट किया जाएगा तो वो किसी भी इंटरनेशनल फोरम में उनको एज ए ज्यूरिस्ट कोई जगह नहीं मिलेगी। ये वैसे ही फैसला है जैसे जस्टिस दिलावर ने फैसला किया करके गए थे। अच्छा नकवी साहब, 26वीं तरमीम के हवाले से ये भी कहा जा रहा है, बहुत से जो तबसरा करने वाले हैं, मुबस्सिरीन हैं, वो ये कह रहे हैं कि 26वीं तरमीम में पीटीआई का एक रोल हो सकता था और उसके ज़रिए बहुत से रास्ते बनाए जा सकते थे पीटीआई के लिए और खान साहब के लिए। तो जो पीटीआई है उसको अपनी हिकमत अमली बदलने की ज़रूरत है। किस हद तक इत्तेफाक करते हैं इस बात से? देखिए, बड़ी सीधी सीधी बात है, ऐसी एक असेंबली जो मुकम्मल ना हो, ऐसी एक सेनेट जिसमें एक सूबे के सेनेटर्स ना हो, रिजर्व सीट्स का फैसला इंप्लीमेंट ना हो, मोर देन 70% फॉर्म 47 के लोग हों हुकूमती बेंचों पे, ऐसी असेंबली से आईन को तब्दील किया जाए। आईन एक मुकद्दस चीज होती है, ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, और उसके अंदर 2/3 बनाने के लिए क्या जुल्म सितम किया गया, कितने लोगों को अगवा किया गया है, किन की पहली दफा हमने छांगा मांगा देखा, हमने मरी देखा, हमने सिंध हाउस देखा, लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा था कि लोगों की बीवियों को अगवा किया जा रहा हो और उनके बच्चों पे तशद्दुद किया जा रहा हो। ये फाशिज्म की इतनी बड़ी मिसाल है कि हर मीडिया चैनल को और हर मीडिया एंकर पर्सन को इसको हाईलाइट करना चाहिए कि दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। हम इसीलिए बिलीव करते हैं कि आइन की तरमीम एक ऐसी तरमीम है जिसके लिए 2/3 रियल मेजॉरिटी होनी चाहिए, नॉट अ मेजॉरिटी विच हैज बीन फोर्स्ड अपॉन पीपल। तो मैं इसलिए हम इसके में हिस्सा नहीं लिया, वी फुल्ली स्टैंड बाय इट। हम आइंदा भी अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का भी जज पार्लिमानी कमेटी बनाएगी तो मेरे ख्याल से हम तब भी हिस्सा नहीं लेंगे। नकवी साहब, आप उसूलों की बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि आपके अपने दौर में भी बहुत से उसूलों को जो है और रूल्स ऑफ गेम को वायलेट किया गया आपके अपने दौर में भी? देखिए, मैं एक चीज जानता हूं, मैं उन सियासतदानों में से हूं जो इस बात पे यकीन रखते हैं कि चाहे मैं बुरा करूं या कोई दूसरा बुरा करे, बुराई बुराई होती है। ठीक। Let's not just try to justify one wrong with another wrong. That I think so principally we should all give up. पूरी कौम को ये फैसला कर लें। हाँ, तो फिर क्या आप ओपनली एतराफ़ करते हैं कि 2018 में जिस तरह से आपकी गवर्नमेंट आई और जो मामलात हुए एस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर, वो गलत थे, और जिस तरह से उस वक्त की जो अपोजिशन थी उसको भी अगर उस पर उनको भी जेलों में भेजा गया, उनको भी जो है उनके साथ भी ज़्यादतियाँ की गई, तो ये तमाम मामला जो है वो गलत थे? देखिए, आप जो है इंटरप्रिटेशन अगर सही नहीं करेंगी तो मुझे इतराज़ करना पड़ेगा। पहली चीज़, 2018 के इलेक्शन में कितनी एप्लीकेशन आई ट्राइब्यूनल के पास कि जी धांधली हुई है? कोई नहीं। हमने तो 185 डाली हैं। वी बिलीव इन द प्रोसेस। अगर किसी के साथ ज्यादती हुई थी
लेके आता। पाकिस्तान की तारीख में सिवाय एक इलेक्शन के हर इलेक्शन पर में धांधली का इल्ज़ाम जो है वो मौजूद है, उसको निगलेक्ट नहीं किया जा सकता। और 4 हलके तो मुझे भी याद हैं कि जो दोबारा खुलवाए गए थे। नहीं, आपको गलत याद है, 5 हलके खुलवाने की बात हुई थी, 4 खुले थे, 5वां खुला नहीं। तो 5 हलकों की बात हुई थी और उसमें साबित हुआ कि जो हम कह रहे हैं वो दुरुस्त है। ये आपको किसने कहा? हम तो दाई हैं इस बात के कि पाकिस्तान का जब तक इलेक्टोरल निज़ाम सही नहीं होगा कोई ये मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं होंगे। इसीलिए तो हमने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात की थी। बिलाशुबा इदारों में बहुत ज़्यादा दुरुस्तगी की गुंजाइश मौजूद है और इदारों के दायरे इख्तियार पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसको मैं डिनाई नहीं करती। बट ये कि अगर 2018 में जिस तरह से वो RTS वाला मामला हुआ और जिस तरह से एस्टेब्लिशमेंट के साथ आपके मामलात हुए और जिस तरह से आपकी हुकूमत बनाई गई, ये सबके सामने है और ये इट्स अ हिस्टोरिकल फैक्ट नाउ। और क्या आप उस पर कुछ उस गलती पर, उस रूल्स ऑफ गेम को वायलेट करने पर आप कौम से माफ़ी मांगते हैं? नहीं, मैं कौम से जिनको माफ़ी मांगनी चाहिए वो है पाकिस्तान अफवाज के जर्नल, जिन्होंने 1948 के बाद से पाकिस्तान की सियासत में जिस किस्म की मदाखलत की है। सियासतदानों को आप इससे कैसे बरी जिम्मा करार दे सकते हैं नकवी साहब? अगर कोई आपको, मैं कहती हूँ कि अगर आपको कोई प्रोवोक भी करता है तो देन इन द एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप जो है वो उसमें किस तरह से मुआवनत कर रहे हैं और किस तरह से उसका हिस्सा बन रहे हैं। तो इट्स होली सोली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, पॉलिटिशियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी। उल्मा, कैन आई मेक अ रिक्वेस्ट टू यू? जी। Once you ask a question, दूसरे आदमी को इतना टाइम दे कि वो उसका जवाब मुकम्मल करे। अब आपके पास टाइम है। जवाब देना शुरू करता हूँ तो आप एक बीच में अपना ओपिनियन दे देती हैं, तो फिर आप अकेले शो कर लीजिए। चलिए सर दिया टाइम, आप बोले। देखिए, मैं पाकिस्तान की तारीख अपने आपके नाजरीन के सामने दोहराना चाह रहा हूँ। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि 35 साल तो डायरेक्ट हुकूमत की है फौजी जर्नलों ने, डायरेक्ट और इनडायरेक्टली जितने लोगों ने किया है कि ये हमारी जमहूरी पार्टियां पपेट ऑन अ चेन रही हैं। ये तो पहली दफ़ा हुआ है तारीख में कि सियासतदान कोई अटक गया कि मैं अब सजदा करने को तैयार नहीं। पहली दफ़ा? कर लो मेरे साथ करना है, मैं कोई माफ़ी नहीं मांग रहा, मैं कहीं जा नहीं रहा, जो तुमने करना है करो मेरे साथ, मैं जवाब दूंगा। 9 मई जैसे वाकयात क्रिएट किए गए, उसकी आज तक जुडिशियल इंक्वायरी नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? सारी CCTV फुटेज गायब है। भाई कैसे गायब हो गई? एक शहर की गायब हो गई, सारे शहरों की गायब हो गई। 10,000 पार्टी का वर्कर हमारे अरेस्ट हो गया। जुल्म चल रहा है, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर 104 लोगों को रखे हुए इतना अरसा हो गया। ये कैसा अदालती निज़ाम है इस मुल्क में कि एक शख्स जो इंटरव्यू दे दे उसके तमाम गुनाह माफ, और जो इंटरव्यू ना दे उसको जो है सज़ा दी जा रही है, उसको जेल में रखा गया है। कितनी मिसालें दूँ? अंदलीब अब्बास, मुनज़्ज़ा हसन, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी, असद उमर, ये सारे लोग बाहर। और इन्होंने किया क्या था? इंटरव्यू। और जिसने इंटरव्यू नहीं दिए वो अभी भी हैं, इजाज चौधरी, मियां महमूद रशीद, यास्मीन राशिद, आपके हमारे शाह महमूद कुरैशी, इमरान खान साहब और इनकी तरह हज़ारों लोग और, उमर चीमा। ये कौन सा मुल्क है और ये कौन से इंसाफ के तकाजे हैं? और ये हाइब्रिड रजीम अपने इन फैसलों को कैसे जस्टिफाई करेगी? ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। फिरदौस शमीम नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और कुछ क्रिकेट पर मैं बात करना चाहूँगी। स्टे ट्यून्ड।